अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते, TMC claims that NIA is working in collusion with the BJP. गर्मी ने दस्तक दे दी है और साथ ही देश में राजनीतिक टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कई और संस्थान भी हैं। कुछ बयानों पर आप गौर कीजिए। राहुल गांधी ने 31 मार्च को रामलीला मैदान में चुनाव के दौरान मैच फिक्सिंग की बात कही। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से एनआईए के खिलाफ गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का चुनाव के समय दुरुपयोग किया जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इनकी पार्टी बीजेडी के एक राज्यसभा सांसद हैं सस्मित पात्रा। इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को खत लिखा है। उनका कहना है कि ओडिशा के बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार इलेक्शन ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को फोन कर धमका रहे हैं। फोन पर अधिकारियों से कह रहे हैं कि राज्य में हुए ट्रांसफर उनके द्वारा इलेक्शन कमीशन से की गई फर्जी शिकायतों की वजह से हुए हैं। अगर बाकी अधिकारी बीजेपी का साथ नहीं देंगे तो उनका भी ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। इन आरोपों में सच्चाई कितनी है तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन इस पूरे प्रसंग से कुछ सवाल जरूर उठते हैं कि राज्य के सरकारी अधिकारियों का चुनाव में रोल क्या होता है। क्या अधिकारियों के पास इतनी ताकत होती है कि चुनाव को प्रभावित कर सकें? अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग इनकी निष्पक्षता को कैसे सुनिश्चित करता है? और सबसे अहम सवाल, क्या सच में फर्जी शिकायतों के दम पर इन अधिकारियों का ट्रांसफर करवाया जा सकता है? आज की किस्त में इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, लल्लन टॉप चुनाव यात्रा में हम आपकी सीट कवर करें, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गूगल फॉर्म को भरना है। बस बताना इतना है कि आपकी सीट के मुद्दे क्या क्या हैं। कुछ सवाल और भी, उनके जवाब हमें संतुष्ट करते हैं तो हम आएंगे आपके पास। सूचना समाप्त। अब वापस आते हैं शो पर। तो सबसे पहला सवाल यह है कि चुनाव के दौरान किसी राज्य के अधिकारी करते क्या हैं। इसे समझिए एक कंपैरेटिव एनालिसिस से। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में करीब 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और इलेक्शन कमीशन, वहाँ कितने कर्मचारी हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 लोगों की कमेटी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनके अलावा इनको असिस्ट करने के लिए कुछ डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल और अन्य सचिव भी होते हैं। मौजूदा समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिवालय में 100 के करीब लोग काम करते हैं। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि ये 100 लोग अकेले देश का चुनाव, राज्यों के चुनाव, इन सबको संभाल सकें। इसके लिए हजारों लाखों लोग की जरूरत होती है। और क्योंकि चुनाव एक टेम्पररी प्रोसेस है, इस वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हायर करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस वजह से चुनाव के समय चुनाव आयोग अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ समय के लिए सरकार से हायर करता है, उसके लिए कुछ मानदेय भी देता है और चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें वापस राज्य सरकार को सौंप देता है। अब जानिए कि इन अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या होती है। चुनाव सही तरह संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग चुनाव का एक खाका बनाता है। इसी खाके के हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति होती है। ये नियुक्ति भी ऐसे ही नहीं हो जाती, एक हायरार्की बनाई जाती, मतलब किसके ऊपर कौन और कौन किसके आदेश पर काम करेगा, ये इसी हायरार्की से तय होता है। इस हायरार्की में सबसे पहले हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में सीनियर आईएएस अधिकारी को प्रदेश के चुनाव प्रबंधन का भार दिया जाता है, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहा जाता है। ये अधिकारी प्रदेश की पूरी चुनावी प्रक्रिया को मॉनिटर करता है। इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार चुनावी प्रक्रिया को राज्य में पूरा करवाता है। चुनाव आयोग इस व्यक्ति को राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद नियुक्त करता है। स्टेट लेवल के अधिकारी को नियुक्त करने के बाद चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी को जिले के लेवल पर बांटा जाता है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। ये अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। जैसे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के लिए होती है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उस जिम्मेदारी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संभालता है। ज्यादातर मामलों में ये जिम्मेदारी जिले के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद नंबर आता है संसदीय क्षेत्र का। हर संसदीय क्षेत्र के एक रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। इनकी क्या जिम्मेदारी होती है? इनकी भी जिम्मेदारी वही है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर की होती है, लोकसभा क्षेत्र में सही से चुनाव करवाना। इनके बाद आखिरी लेवल पर होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। ये ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर नियुक्त किए जाते हैं। इनके साथ 2-3 सहायक भी होते हैं, इन्हें पोलिंग ऑफिसर कहा जाता है। ये सब अधिकारी मिलकर इलेक्शन कमीशन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इनके बिना चुनाव का ये महापर्व पूरा नहीं हो सकता। इसी कारण इन अधिकारियों का निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है। इन अधिकारियों की किसी भी तरह की मनमानी पर रोक लगाने के लिए
चुनाव आयोग को कुछ शक्तियां भी दी गई हैं। क्या हैं शक्तियां, इन्हें भी आपको बताते हैं। चुनाव आयोग के पास जो भी शक्तियां होती हैं वो 3 जगहों से उसे मिलती हैं। संविधान का आर्टिकल 324, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। संविधान का आर्टिकल 324 ये चुनाव आयोग को देश में होने वाले चुनावों की पूरी देखरेख और कंट्रोल प्रदान करता है। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, इसमें निकाय चुनाव शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें प्रादेशिक चुनाव आयोग मैनेज करते हैं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 28A और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का सेक्शन 13CC, इनसे चुनाव आयोग को अधिकारियों के ऊपर एक बंदिश लगाने का मौका मिलता है। कैसे? हमने अभी जितने भी अधिकारियों की बात की वो सभी आचार संहिता लगने से लेकर नई सरकार बनने तक इलेक्शन कमीशन के अंदर रहकर काम करते हैं। माने इस समय अवधि में सभी अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन द्वारा बताए अनुशासन में रहना होता है। इन्हीं सेक्शंस के तहत चुनाव आयोग किसी अधिकारी का ट्रांसफर भी कर सकता है। अब सवाल आता है, अगर चुनाव के दौरान किसी अधिकारी का ट्रांसफर करवाना है तो क्या वो इतना आसान है जितना बीजेडी के राज्यसभा सांसद ने बताया है? माने फर्जी शिकायत के दम पर क्या किसी अधिकारी का ट्रांसफर करवाया जा सकता है? इसे समझिए पूर्व इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा से। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो संविधान के तहत बहुत सारी शक्तियां मिल जाती है जो कि उसको सहूलियत देती है इलेक्शन सही ढंग से, निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए। और उन शक्तियों में एक अधिकार है जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, प्रशासनिक जो ढांचा है जो खास तौर से इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और जो कर टैक्स कलेक्शन के स्टेट लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, मतलब इलेक्शन की प्रणाली में जितने लोग जुटे होते हैं वो सब इलेक्शन कमीशन के निर्वाचन आयोग के दायरे में आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने कई शिकायतें आती है कुछ व्यक्ति विशेष के बारे में। मिसाल के तौर पर एक नियम है कि भाई जो भी ऐसा अधिकारी 3 साल से ज्यादा पब्लिक डीलिंग की पोस्ट में जो लगा हुआ है और वो जो पोस्ट इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है वो 3 साल से ज्यादा नहीं होता। तो जब इलेक्शन की तैयारियां होती है उससे पहले निर्वाचन आयोग एक आदेश जारी करता है सभी स्टेट्स को कि जो ऐसे अधिकारी हैं जो 3 साल से ज्यादा, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं, होम सेक्रेटरी है, वो ऐसे लोग जो 3-3 साल से ज्यादा अगर लगे हुए हैं तो उन सबका तबादला किया जाए। और ये एक सर्टिफिकेट एक तरह से दिया जाता है कि भाई उन सबको हमने हटा दिया है। और अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि इस अधिकारी को यहाँ से हटाना न्याय संगत होगा तो फिर एक स्टेट गवर्नमेंट से पैनल मांगा जाता है कि आप 3 अधिकारी सुझाव दे दीजिए कि यहाँ पर कौन कौन लगते हैं, और उन 3 में से एक का चयन निर्वाचन आयोग करता है। आज के आसान भाषा के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी आकाश। आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।